आज के क्लास में हम लोग वंशागति का आणविक आधार के बारे में पढ़ने वाले हैं। वंशागति का आणविक आधार क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके पहले हम लोग देखे थे वंशागत क्या होता है, तो हम लोग देखे थे कि जब एक जीव से एक नए जीव का निर्माण होता है, जन्म चैप्टर में देखे थे एक जीव से नए जीव का निर्माण होता है, तो एक वंश से जब दूसरे वंश में, एक वंश से अगले वंश में कुछ गुण क्या हो जाता है, स्थानांतरित होता है। कुछ गुण क्या हो जाता है, दूसरे वंशों में चला जाता है। उसी को हम लोग वंशागति हम लोग कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। तो उस गुण में जब एक वंश से, मान लो कि अगर ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स के चाइल्ड में कुछ गुण चला गया, तो ये जो गुण जाता है किसके माध्यम से जाता है, इसका कौन सा पार्ट होता है, ये कौन सा हिस्सा होता है, कौन सा इसका अणु होता है जो इनके पेरेंट्स से इनके बच्चों में चला जाता है, इसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, इसी के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जो अब इंसान का एक बात करती है, किसी भी जीव का बात करते हैं, तो सबसे छोटा इकाई उसमें क्या होता है, तो एक कोशिका होता है। उसमें सबसे छोटा इकाई क्या होता है, एक कोशिका होता है। और इस कोशिका का अगर बनावट देखेंगे तो कोशिका का बनावट किस प्रकार का रहता है, तो इसके अंदर एक कोशिका केंद्रक होता है। ये वाला कोशिका केंद्रक किसको बोलते हैं, इसमें कुछ पदार्थ, कुछ द्रव रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसको हम लोग कुछ द्रव्य रहता है जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे छोटा इकाई होता है, ये सबसे छोटा इकाई होता है। ठीक है, किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई कोशिका ही होता है। बात करेंगे इसका केंद्रक का। अब ये जो इसका केंद्रक होता है ये तो और छोटा हो गया, जिसको इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो इसी को हम लोग केंद्रक कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें केंद्रक का, न्यूक्लियस का, तो इसी के अंदर, अगर न्यूक्लियस का बात करेंगे तो इसी के अंदर क्या पाया जाता है, इसी के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। इसी के अंदर क्या होता है, तो गुणसूत्र होता है। इसी के अंदर गुणसूत्र होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। इसी के अंदर गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र, एक कोशिका के अंदर गुणसूत्र का बात करते हैं, एक कोशिका के अंदर गुणसूत्र का बात करते हैं, तो इंसानों में कितना होता है, 46 होता है। एक कोशिका के अंदर अगर गुणसूत्र का बात करेंगे तो इंसानों में कितना होता है, 46 होता है। ठीक है, तो यही जो गुणसूत्र होता है, यही जो गुणसूत्र होता है, तो ये क्या चीज़ों से बना रहता है, जो गुणसूत्र रहता है वो दो चीज़ों से बना रहता है। क्या चीज़ों से, डीएनए तथा प्रोटीन से बना रहता है। ये किससे बना रहता है, जो गुणसूत्र होता है डीएनए तथा प्रोटीन का बना हुआ रहता है, डीएनए तथा प्रोटीन का बना रहता है। और डीएनए के छोटे छोटे जो खंड होते हैं, डीएनए का अगर छोटा छोटा खंड करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, या एलील भी हम लोग कहते थे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब ये चीज़ तो पता चला। ठीक है, अब देखो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इसको हम लोग न्यूक्लिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। डीएनए का पृथक्करण सबसे पहले, अब देखो एक और गुण इसमें प्रतिलिपि का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर प्रतिलिपि का गुण पाया जाता है, प्रतिलिपिकरण का गुण पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। डीएनए जो होता है, एक डीएनए हमेशा अपने जैसा एक नया डीएनए का निर्माण करता है। अपने जैसा क्या करता है, एक नया डीएनए का निर्माण करता है, और इससे एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो जाता है। एक प्रतिलिपि अपना तैयार करता है। प्रतिलिपि का मतलब ये होता है कि अपने जैसा एक नए डीएनए का निर्माण करना। तो इसमें ये गुण पाया जाता है डीएनए का। ये गुण कब दिखता है, तो हमको पता है जब कोशिका का विभाजन होता है तब। जब कोशिका का विभाजन होता है तो उस टाइम डीएनए का प्रतिलिपि बनता है, जो एक प्रतिलिपि का होता है उसका अपने पेरेंट्स से उनके बच्चों में स्थानांतरित हो जाता है, और एक प्रतिलिपि अपने शरीर में ही रह जाता है। ठीक, इसीलिए ऐसा होता है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब तो यह तो पता चल गया जो आणविक आधार होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। यही डीएनए का होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जीन भी स्थानांतरित होता है। इसलिए जो जीन होता है वही डीएनए का खंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। अब ये पता लगाने के लिए कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इसके लिए एक प्रयोग किया गया। ये पता लगाने के लिए कि ये डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, इसके लिए एक प्रयोग किया गया। इसके लिए एक जीवाणु लिया गया। इसके लिए क्या किया गया, एक जीवाणु लिया गया। अगर इस जीवाणु का नाम का बात करेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं इसको। इस जीवाणु का नाम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। इस जीवाणु को बोलते हैं
स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, इस जीवाणु का नाम है। यही जीवाणु की सहायता से हम लोग डीएनए आनुवंशिक पदार्थ उसके बारे में पता लगाने की कोशिश किया गया। कैसे किया गया उसको हम लोग समझेंगे। तो ये जो जीवाणु होता है, जो ये नाम लिखा हुआ स्ट्रेप्टोकोकस जो जीवाणु होता है, ये किसी भी स्तनधारी जीव, किसी भी स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव किसको कहते हैं? जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसको हम स्तनधारी जीव कहते हैं। तो ये जो जीवाणु होता है ये स्तनधारियों के जीव में, स्तनधारियों के शरीर में जाकर एक बीमारी उत्पन्न करता है। स्तनधारियों के शरीर में जाकर एक बीमारी उत्पन्न करता है। उस बीमारी को बोलते हैं निमोनिया। उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? निमोनिया के नाम से जानते हैं। तो यही निमोनिया बीमारी उत्पन्न करता है। जब ये जीवाणु कोई भी स्तनधारी जीव के अंदर चला जाएगा तो उसके अंदर एक बीमारी उत्पन्न करेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निमोनिया कहते हैं। तो इसी कारण से अब देखो ये कैसे बीमारी उत्पन्न करता है। तो इस जीवाणु के अंदर, इस बात को समझिएगा, इस जीवाणु के अंदर दो स्ट्रेंड पाया जाता है। दो प्रभेद भी इसको बोला जाता है, प्रभेद भी बोला जाता है, या दो स्ट्रेन इसको बोलते हैं। एक को बोलते हैं एस टाइप, एक को बोलते हैं एस टाइप, और एक को बोलते हैं हम लोग आर टाइप, एक को बोलते हैं आर टाइप। अब इस बात को समझिएगा, जो इसमें आर टाइप होता है, जो एस टाइप होता है वो स्मूथ होता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो आर टाइप होता है वो रफ होता है, नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है। जो इसमें एस टाइप है, जो इसमें एस टाइप है, यही एस टाइप जो ये जीवाणु के अंदर दो स्ट्रेंथ पाया जाता है, एस टाइप और एक आर टाइप। ये एस टाइप जब जाएगा किसी स्तनधारी की जीव के अंदर तभी जाकर वो बीमारी उत्पन्न होगा। अगर आर टाइप जाएगा तो बीमारी उत्पन्न नहीं होगा। इस बात को ध्यान से रखना है। जो एस टाइप होता है, जो एस टाइप होता है, जो एस टाइप होता है, यही स्तनधारी जीव के अंदर जाएगा तो बीमारी उत्पन्न करेगा। लेकिन जो आर टाइप होता है वो कोई भी बीमारी उत्पन्न नहीं करता है, वो कोई भी बीमारी उत्पन्न नहीं करता है। बात को समझ गए। अब ये जो आर टाइप का और एस टाइप का बनावट के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और ये प्रयोग किसके ऊपर किया गया? ये प्रयोग चूहे के ऊपर किया गया। किसके ऊपर? चूहे के ऊपर। तो ये प्रयोग चूहे के ऊपर किया गया। देखो यहाँ पर डायग्राम से दिखाया गया है, ये एस टाइप वाला, ये एस टाइप वाला बैक्टीरिया है, ये एस टाइप वाला बैक्टीरिया है। ठीक है। जो हम लोग जीवाणु ले रहे हैं ये कौन सा टाइप वाला है? तो ये एस टाइप वाला है, और ये आर टाइप वाला है, ये आर टाइप वाला है। तो ये एस टाइप वाला है, ये आर टाइप वाला है। इस जीवाणु में एस टाइप स्ट्रेंथ है, और इस जीवाणु में कौन सा स्ट्रेंथ है? तो आर टाइप स्ट्रेंथ है। ठीक है। दोनों को निडल में भर लिया गया, एस टाइप वाला को भी और आर टाइप वाला को। ठीक है। और उसको चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया, उसको चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया। तो इसमें क्या है? तो इसमें एस टाइप इंजेक्ट किया गया और इसमें आर टाइप इंजेक्ट किया गया। तो देखा गया जब ये जीवाणु को इस चूहे के अंदर सिरिंज के द्वारा जब भेजा गया, तो ये वाला जिसमें एस टाइप भेजा गया वो चूहा क्या हो गया? मर गया, निमोनिया बीमारी होने का। लेकिन ये आर टाइप भेजा गया तो ये बीमारी उत्पन्न नहीं करता है, तो ये जीवित रह गया। ठीक है। अब क्या उपाय किया गया? दूसरा ये क्या किए, जो एस टाइप वाला है, जो एस टाइप वाला है उसको ये क्या किए? गर्म किए। इसको क्या किए? उबाल दिए। उबालने से क्या होता है? कोई भी जीवाणु क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। उबालने से क्या होता है बेसिकली? तो कोई भी जीवाणु जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो उसको पहले क्या किए? उबाल दिए। उबाल के तब ये एस टाइप वाला को इस चूहे के अंदर इंजेक्ट किए। तब ये एस टाइप वाला को उस चूहे के अंदर क्या किए? इंजेक्ट किए। तो क्या देखने को मिला? ये चूहा नहीं मरा, ये चूहा नहीं मरा। इसका मतलब ये समझ में आया जो इसमें एस स्ट्रेन था वो क्या हो चुका था? नष्ट हो चुका था उबालने के कारण। लेकिन अब यहाँ पे एक और अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट किए। और क्या किए कि जो एस टाइप वाला था उसको पहले उबाल दिए। उबालने के बाद इसको क्या कर दिए? आर टाइप वाला में इसको भेज दिए। पहले क्या किए? इसको आर टाइप में डाल दिए। पहले ध्यान में रखना है कि एस टाइप को पहले अब उबालने के बाद अब क्या किए? आर टाइप में डाल दिए। जैसे ही आर टाइप में डाला गया तो आर टाइप में डालकर तब जाके इस चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया। चूहा क्या हो गया? मर गया। अब तो ये सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हो गया कि अगर उबाल के डायरेक्ट हम लोग क्या देखे थे? आर टाइप देने से चूहा नहीं मर रहा है,
और अगर इस टाइप को उबाल कर अगर इसको हम लोग इसके शरीर में इंजेक्ट करें तो फिर भी नहीं मर रहा है, लेकिन इस टाइप को उबाल कर पहले आर में डाल दे रहे हैं और तब जाके क्या कर रहे हैं, इस आर वाला को तब जाके चूहे के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो चूहा क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है। तब इसके बारे में पता करने की कोशिश किए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पता ये चला कि जब इस टाइप वाला को क्या करते हैं, आर में इंजेक्ट करते हैं, आर वाला के शरीर में डाल देते हैं, ये उबालने के बाद तो ये मरा हुआ तो रहता है, लेकिन फिर भी इसका जो डीएनए पार्ट होता है वो आर वाला को जाकर आर वाला को एस में चेंज कर देता है। आर वाला को क्या करता है, एस स्ट्रेंथ में चेंज कर देता है। तो ये क्या करता है, एस वाला को ये आर वाला को एस में चेंज कर देता है, जिसके कारण यही अब एस बन चुका रहता है और चूहे के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो चूहा क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इसका जो स्ट्रेंथ लिया गया था वो डीएनए वाला ही पार्ट लिया गया था और डीएनए का ऐसा गुण देखने को मिला कि ये नेक्स्ट क्या हो रहा है, तो ये डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है जो अलग अलग चीज़ों को उत्पन्न करता है। ठीक है, इस बात को यहाँ से ये पता चला। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से जीवाणुओं में पारक्रमण या ट्रांसडक्शन। वे विषाणु, अब यहाँ पर विषाणु का बात हो रहा है, वे विषाणु जो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं उसको हम लोग जीवाणु भोजी कहते हैं। तो जीवाणु भोजी किसको कहते हैं, तो जीवाणु भोजी एक विषाणु है, ये जीवाणु नहीं है, क्या है, विषाणु है। इस बात को ध्यान में रखना है, जीवाणु भोजी क्या है, विषाणु है। लेकिन जीवाणु भोजी वैसा विषाणु को कहते हैं जो जीवाणु को क्या करता है, नष्ट कर देता है, जो जीवाणुओं को खत्म कर देता है। जीवाणु भोजी वैसा विषाणु है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अगर 1952 में बात करेंगे, A.D. हर्शे एवं M.J. जेट ने अपने प्रयोगों से दर्शाया कि जीवाणु भोजी का डीएनए ही परपोषी कोशिकाओं में प्रविष्ट कर जाता है। तो ये अपने प्रयोगों से देखे थे, जो जीवाणु भोजी होता है ये एक विषाणु है और इसका जो डीएनए होता है, यही डीएनए क्या होता है, जीवाणु के अंदर क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण जीवाणु क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसके कारण जीवाणु क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा देखने को मिला। एवं आनुवांशिक गुणों का वाहक भी होता है। तो यही क्या करता है, आनुवांशिक गुण का वाहक का भी काम करता है, एक जगह दूसरी जगह लेके जाता है। जबकि प्रोटीन आवरण बाहर रह जाता है और जीवाणु भोजी के संरचना में सिर और पूंछ होते हैं। जीवाणु भोज की अगर संरचना हम लोग देखेंगे, जीवाणु भोजी जो होता है उसका संरचना देखेंगे तो उसका एक सिर होगा और उसका एक क्या होगा, उसका एक पूंछ होगा। सिर प्रोटीन का आवरण का बना था, इसका जो सिर होगा, मान लो कि यही है जीवाणु भोजी, इसका जो सिर होगा ये वाला हिस्सा, ये किसका बना रहता है, तो प्रोटीन का आवरण से ढका हुआ रहता है, जिसके अंदर डीएनए रहता है। इसी के अंदर क्या होता है, प्रोटीन का आवरण जो ढका हुआ रहता है, इसी के अंदर डीएनए पाया जाता है। सिर प्रोटीन के आवरण का बना रहता है, जो इसका सिर होता है वो किसका बना रहता है, प्रोटीन का आवरण का, अभी हम लोग देखे ही, जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। अब पूंछ का अगर बात करेंगे तो पूंछ के हिस्से को कोर या किनारे का आवरण कहते हैं। तो इसको हम लोग कोर कहते हैं, किनारे का आवरण कहते हैं। पूंछ में कुछ रेशे पाए जाते हैं, तो इसमें रेशा टाइप का निकला हुआ रहता है, जिसकी सहायता से जीवाणु भोजी जो होता है परपोषी विषाणु पर क्या हो जाता है, परपोषी जीवाणु पर चिपक जाता है। मान लो कि ये जीवाणु है, इस जीवाणु को नष्ट करना है, तो जो जीवाणु भोजी जो ये विषाणु होगा, विषाणु कौन सा, तो जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी नाम है लेकिन ये क्या है, विषाणु। ये विषाणु क्या होता है, इसका दो चीज़ होता है, एक हेड रहेगा और एक इसका टेल रहेगा। तो टेल रेशे के टाइप का बना रहता है और वही टेल क्या होता है, गति करते हुए किसके शरीर में चला जाता है, तो जीवाणु के शरीर के ऊपर चला जाता है या चिपक जाता है उसके ऊपर जाकर, और इस जीवाणु को क्या करता है, संक्रमित करके खत्म कर देता है। इस जीवाणु को क्या करता है, खत्म करता है। तो कहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु भोजी क्या काम करता है, तो ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। जीवाणु भोजी खुद क्या है, एक विषाणु है। जीवाणु भोजी खुद क्या है, एक विषाणु है। अगर बात करेंगे हर्शे एवं चेज, ये दो साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। ई कोलाई जीवाणु का संवर्धन, ये भी एक जीवाणु है जो ई कोलाई जीवाणु इसको बोला जा रहा है, संवर्धन किए। संवर्धन मतलब इसको
ग्रोथ कराने की कोशिश की। रेडियोधर्मी आइसोटॉप्स P30 आइसोटॉप लिया गया, P32 और S35 लिया गया वाले माध्यम में इसको डाला गया। अब देखो, एक माध्यम लिया गया, एक कंटेनर लिया गया। इस कंटेनर में दो टाइप का पदार्थ लिया गया, P32 और S35 वाला पदार्थ लिया गया और इसमें ई कोलाई जीवाणु को क्या कर दिया गया, ई कोलाई जीवाणु को डाल दिया गया, ई कोलाई जीवाणु को इसके अंदर डाल दिया गया। ये वृद्धि के बाद इनमें जीवाणु भोजी का संक्रमण कराया गया। अब देखो, इसमें अब ये जो ई कोलाई डाला गया, इसका एक वृद्धि हुआ, मतलब ये अपने आप को ग्रोथ किया, ठीक है। और ग्रोथ करने के बाद तो पाया गया कि बाद में जीवाणु भोजी का संक्रमण कराया गया। अब ये जीवाणु भोजी का अपने में क्या कराया गया, संक्रमण कराया गया। संक्रमण का मतलब बता चुके हैं, क्रॉस कराना है, एक दूसरे के बीच निषेचन का घटना कराना। यह पाया गया कि जीवाणु भोजी के प्रोटीन आवरण में रेडियोधर्मी S35 पाया जा रहा है, उपस्थित था। इनमें डीएनए में नहीं था, लेकिन जो इनके डीएनए था उनमें नहीं था। डीएनए में नहीं है क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होते, तो डीएनए में सल्फर नहीं होते हैं, लेकिन उसके शरीर में S35 मौजूद था, उसके शरीर में S35 मौजूद था। इस बात को ध्यान रखिए। S35 हम कहाँ पे डाले थे, S35 हम इस कंटेनर में डाले थे और ई कोलाई जीवाणु को इसी के अंदर ग्रोथ करने के लिए छोड़ दिए थे। और ग्रोथ करने के बाद जो ई कोलाई जीवाणु का निर्माण हुआ तो उसके सिर में देखा गया कि S35 वाला पदार्थ उपस्थित था, एक S35 वाला पदार्थ उसमें उपस्थित था, लेकिन उसके डीएनए में नहीं था। तो ये पता चला कि डीएनए में, इससे ये पता चल गया कि डीएनए में एस मतलब सल्फर नहीं पाए जाते। डीएनए जो होता है उसमें सल्फर नहीं होता है। इसी प्रकार जीवाणु भोजी के डीएनए में रेडियोधर्मी 32, अब देखो, अब इसके डीएनए में क्या उपस्थित था, तो डीएनए में इसके P32 वाला उपस्थित था। इसका मतलब ये पता चला कि डीएनए में फास्फोरस रहता है। डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस पाया जाता है। इसी कारण से इससे ये पता चला कि डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस पाया जाता है। ये इससे दो चीज़ों का हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ। जब एक कंटेनर के अंदर दो पदार्थ डाला गया, एक P32 वाला और एक S35 वाला। जब इसमें जीवाणु ई कोलाई जीवाणु को डाला गया, तो उसमें जब जो जीवाणु का ग्रोथ हुआ, जो नया जीवाणु बना उसके शरीर में देखने को मिला, कि उसके शरीर में S35 भी आ गया है और उसके डीएनए में P32 भी उपस्थित हो चुका है। इसका मतलब ये पता चला कि उसके डीएनए में फास्फोरस रहता है और उसके शरीर में क्या रहता है, सल्फर रहता है। अब आगे दिया, अब रेडियोधर्मी P32 वाले जीवाणु भोजी से एक ऐसे जीवाणु संक्रमित कराया गया जिसमें रेडियोधर्मी परमाणु नहीं थे। तो वह देखा गया कि सभी जीवाणु रेडियोधर्मी होते हैं और अधिकतम रेडियोधर्मी परमाणु जीवाणु भोजियों को अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि जब ये जो रेडियोधर्मी 32 वाला जो जीवाणु भोजी होता है उसको क्या किया गया, इस जीवाणु भोजी से जीवाणु को संक्रमित कराया गया। ये वाला जो जीवाणु भोजी है इसको क्या कराया गया, जीवाणु से संक्रमित कराया गया और संक्रमित कराकर देखा गया कि उसमें ये चीज़ें पाया जा रहा है कि नहीं। वही चीज़ आगे दिया है, जब रेडियोधर्मी S35 जीवाणु भोजी ऐसे जीवाणु को संक्रमण कराते जिसमें रेडियोधर्मी हो नहीं और जीवाणु भोजी के आवरण अलग कर दिया जाए तो जीवाणु कोशिका रेडियोधर्मी परमाणु नहीं होते, ये केवल जीवाणु भोजी के आवरण में रह जाता है। इस प्रकार जीवाणु भोजी के माध्यम में डीएनए एक जीवाणु कोशिका के दूसरे कोशिका के संचरण में पराक्रमण या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसका अब देखो वही चीज़ लिखा हो कि हम लोग क्या करा रहे हैं कि ये जो रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी का मतलब ये होता है जो भी समस्थानिक होता है उससे ज़्यादातर क्या होता है, रेडियोधर्मिक होता है। बहुत सारे जो समस्थानिक होता है वो क्या होता है, रेडियोधर्मिक पदार्थ होता है। जो अगर मान लो यहाँ पर सल्फर लिए, सल्फर 35 लिए या फास्फोरस लिए 32, तो अगर ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है और ये पहले से जीवाणु के शरीर में नहीं है, अगर ये स्थानांतरित हुआ है उसके शरीर में आ गया है, तो ये किस कारण से आया है, तो मान लो कि ये चीज़ हम पहले ही बताने की कोशिश की है। मान लो कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ऐसा ही कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ऐसा ही डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है। इस डीएनए में क्या होता है कि दो रज्जु होता है। इस डीएनए में दो रज्जु होता है और एक रज्जु में मान लो इस डीएनए में एक रज्जु में अगर फास्फोरस
है और एक रज्जु में फास्फोरस, दोनों में फास्फोरस है। लेकिन जैसे इसको किस माध्यम में डाले, इसमें डाले जिसमें P30 वाला 32 वाला फास्फोरस, जिसमें P32 वाला फास्फोरस उपस्थित है, इसमें P32 वाला फास्फोरस उपस्थित है, तो देखा गया जब एक डीएनए से नया डीएनए बनता है तो कुछ इस प्रकार का बनता है कि इसमें जो एक रज्जु होगा ये पहले वाला रहेगा और एक नया वाला रज्जु इसमें दिखाई देने लगेगा। वैसे एक और नया डीएनए बनेगा, जैसे कि 1 से 2 बन रहा है, ये 1 से 2 का निर्माण हो रहा है, कुछ इस प्रकार का होगा। इसमें भी देखा गया कि एक P वाला है, एक P32 वाला रज्जु देखने को मिल जाता है। इससे ये पता चलता है कि डीएनए जो होता है वो क्या करता है, वो प्रतिलिपि तैयार करता है, अपने जैसा एक नया डीएनए का निर्माण करता है। आगे हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल थोड़ा देर पहले ही बात करें तो कोशिका के अंदर जो कोशिका केंद्र होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के भी नाम से हम लोग जानते हैं, इसलिए कि इस केंद्र को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया न्यूक्लिक अम्ल, और ये अम्लीय होता है इसलिए ऐसा बोला है। न्यूक्लिक अम्ल का अनुलंबी कड़ी या पॉलीमर या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ रहता है, जिनमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स का मोनोमर इकाइयाँ जुड़ा रहता है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है, तो एक एक न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करता है। एक एक न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते जाएगा और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के पदार्थों के अणु से बना रहता है। अब न्यूक्लियोटाइड, अब ध्यान में सुनना है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है, ऐसे ही आगे पीछे नहीं सोचना है, सही समझना है। ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है ये कोशिका का केंद्रक है, ठीक है, समझने की कोशिश करना है। ये जो केंद्रक है ये कोशिका का केंद्रक है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है जिसको हम लोग किसका श्रृंखला बोलते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला बोलते हैं। इसको हम लोग एक कौन नाम जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। तो इसको या करके लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है, तो एक एक न्यूक्लियोटाइड्स के मिलकर बनता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करता है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करता है। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है ये 3 प्रकार के पदार्थों से बना रहता है। कौन कौन सा, तो ये 3 प्रकार के पदार्थों से बना रहता है। शर्करा, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा नाइट्रोजनी क्षार से मिलके बना रहता है। इस बात को याद रखना है कि जो हम लोग का जो गुणसूत्र होता है वो गुणसूत्र जो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब उसमें डीएनए और प्रोटीन का मिलावट होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोप्रोटीन का बात करेंगे तो जो गुणसूत्र होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा लिखने और समझने की कोशिश करेंगे, तब उसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। अब देखो आगे चलते चलना है, समझते चलना है। अगर हम लोग न्यूक्लिक अम्ल का बात करते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल को। जो इसका सबसे छोटा इकाई होता है, कौन सा किससे मिलकर बनता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। इससे किससे, तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के इसमें बताया जाता है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा इसको पहले ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। चलो इसको टेबल को ही लिखना है यहाँ से, ठीक है। इस टेबल को लिखना है, सभी को नोट्स में इस टेबल को लिखना और याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, सबसे पहले लिखना है इसमें गुणसूत्र। सबसे पहले क्या लिखना है, गुणसूत्र लिखना है। तो गुणसूत्र जो होता है हम लोग को उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, इसलिए कि ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के मिलकर बना रहता है। न्यूक्लिक अम्ल और
प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। तो ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, अब जैसे कि एक तरफ हो गया न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा प्रोटीन। अब प्रोटीन किसका हिस्सा होता है, तो हिस्टोन इसको बोलते हैं, किसका हिस्सा होता है, हिस्टोन। अब ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ से एक और चीज़ लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी हम लोग बोलते हैं, या इसका एक सबसे छोटा, तो एक इकाई को हम लोग इसको एक और नाम देते हैं, इसका एक इकाई। एक इकाई अगर लेंगे, इसका एक इकाई जो होता है, ये लिखते चलना है, एक इकाई को हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, एक इकाई को हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, ऐसे एक टेबल बनाते चलना है। तो एक इकाई को हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है, एक इकाई को हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, तो ध्यान में रखना है, ये दो चीज़ों का बना रहता है। एक होता है ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, वो दो प्रकार का होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म अगर लिखना चाहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीऑक्सी, क्या कहते हैं, डीऑक्सी। ये सब लिखते चलना है साइड में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और शॉर्ट फॉर्म में लिखा देना है डीएन। और इसका बात करेंगे आरएनए को, तो इसको हम लोग राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, तो इसको हम लोग राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अगर बात करेंगे डीएनए का 3 खंड होता है, डीएनए का 3 खंड होता है। एक होता है शर्करा, दूसरा होता है फॉस्फेट, तीसरा होता है नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षार बोला जाता है। ठीक, नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षार भी बोला जाता है, नाइट्रोजनी क्षार कहा जाता है। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना रहता है, शर्करा, फॉस्फेट, नाइट्रोजनी क्षार। और आरएनए का बात करेंगे, तो इसमें शर्करा की जगह क्या ले जाता है, राइबोज ले जाता है। जो इसमें शर्करा होता है, इसके जगह पर क्या मिलता है, राइबोज मिल जाता है। ठीक, और इसमें एक और हम लोग चीज़ें देखेंगे, नाइट्रोजनी क्षार अगर बात करते हैं, तो नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरामिडिन, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरामिडिन। इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर प्यूरिन होता है वो 2 प्रकार के होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, और होता है साइटोसिन, एडेनिन। अब देखो ये जो प्यूरिन यहाँ पर है 2 प्रकार के होता है, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन अगर बात करेंगे थाइमिन और साइटोसिन होता है। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पर छूट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थाइमिन। थाइमिन तो इसमें है यूरोसिल, क्या होता है, यूरोसिल होता है। अच्छा चलिए, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया, इतना यहाँ पे क्लियर हो गया, इसको यहाँ तक लिख लेना है। ये टेबल को अभी नहीं बनाना है, ये टेबल को अलग से बनाना है। तो ये टेबल हम यहाँ पे बना रहे हैं, उस प्रकार से बनाना है, लिखना है। यहाँ पे जो नाइट्रोजनी क्षार होता है, यहाँ तक हम बोल दिए कि यहाँ तक सबको लिख लेना है, ये टेबल यहाँ तक बना के छोड़ देना है सबको। अब आगे यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार को हम यहाँ पे बांट रहे हैं। नाइट्रोजनी क्षार जो होता है, नाइट्रोजनी क्षार वो 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक लिख लेना है प्यूरिन और दूसरा लिखना है पिरामिडिन। प्यूरिन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरामिडिन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, पिरामिडिन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, थाइमिन, थोड़ा सा एक बार देख लेने दीजिए। प्यूरिन 2 प्रकार, ठीक है। तो ये जो थाइमिन होता है, ये पिरामिडिन जो होता है 3 प्रकार का होता है। इसमें एक और चीज़ आ जाता है,
और ये एक और चीज़ इसमें क्या आता है, उस चीज़ को ध्यान में रखना है, यूरोसिल। क्या होता है? यूरोसिल। क्या होता है? यूरोसिल। तो इस प्रकार से लिख लेना है। नाइट्रोजनी क्षार हेडिंग डालना है, और नाइट्रोजनी क्षार ये दो प्रकार का होता है, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। और प्यूरिन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एडेनिन और ग्वानिन। और यहाँ पिरामिडीन जो होता है ये तीन प्रकार का होता है, थाइमिन, यूरोसिल, साइटोसिल। थाइमिन, यूरोसिल और साइटोसिल, ये तीन प्रकार का होता है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग थोड़ा सा दर्शाते चलेंगे। अब यहाँ पर डॉट करके दर्शाना है, जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है इसमें चार प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार, ये पूरा 5 प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार हुआ ना, तो 4 प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। अच्छे, इसका शॉर्ट फॉर्म भी दर्शा लेना है। इसको हम लोग ए से दिखाते हैं, इसको हम लोग जी से दर्शाते हैं, इसको हम लोग टी से दर्शाते हैं, इसको हम लोग यू से दर्शाते हैं, इसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। अब डॉट करके डीएनए दिखाना है, तो डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये डीएनए में पाया जाता है। और आरएनए का बात करेंगे, आरएनए का बात करेंगे, तो आरएनए में क्या क्या चीज़ें पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, यूरोसिल, साइटोसिल। अब यहाँ पर थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरोसिल आ जाता है। थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरोसिल आ जाता है। तो आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, डीएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, लेकिन एक एक्सचेंज हो जाता है, एक की जगह दूसरा आ जाता है। इसमें थाइमिन आएगा, इसमें थाइमिन की जगह यूरोसिल आ जाता है। ठीक, टोटल नाइट्रोजनी क्षार कितना होता है? 5 होता है। ध्यान में रखना है, टोटल नाइट्रोजनी क्षार कितना होता है? 5 होता है। लेकिन पहले नाइट्रोजनी क्षार को 2 हिस्सा में बांटा जाता है, यूरिन और प्यूरिन और पाइरिमिडीन। प्यूरिन जो होता है 2 प्रकार का होता है, एडेनिन, ग्वानिन। और पाइरिमिडीन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, थाइमिन, यूरोसिल और साइटोसिन। तो ये सब चीज़ें, जो भी हम चीज़ें बोले, ये सब चीज़ें लिख कर याद कर लेना है। याद नहीं रहेगा तो आगे समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, इसलिए इस चीज़ों को सबको याद होना चाहिए। तब जाके इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे यहाँ से। ठीक है, तो अभी जितना बोले उतना नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।